हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस लेसन नंबर 9 अपना चल रहा था, जिसके अंदर अपने 5 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी होगी ये क्लास नंबर 6। हाँ भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है और अधिकतम वीडियो को शेयर कर देना है। क्लासेज कैसी लग रही है ये चीज़ें आपको बताना चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। और जल्द ही अपन लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो कौन कौन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने जो उत्तल दर्पण से कैसे कैसे इमेज बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। 6 कंडीशन होती है, लेकिन 2 से लेकर के 6 नंबर तक की जो कंडीशन होती है वो लगभग सेम ही होती है ना। पी व एफ के बीच सारे इमेज बनते हैं दर्पण के पीछे, तो उन सभी को अपन ने समराइज करके एक साथ लिखा था। उसके बाद में अपन ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बात की थी। और आज की वीडियो में अपन आगे डिस्कस करेंगे। न्यू हेडिंग अपनी होगी दर्पण सूत्र, फिर आवर्धन, फिर चिन्ह परिपाटी, न्यूमेरिकल सवाल, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे पहले दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। देखिए, न्यूमेरिकल सवाल होंगे इन्हीं से रिलेटेड, तो चीज़ों को ढंग से समझना है भाई, है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है सुनिएगा भाई। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसे हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखो ये है क्या, वो समझ लेना एक बार। यहाँ v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। क्या होता है अभी बताऊंगा, एक बार आप लोग देख लो जो लिखा जा रहा है। v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी बिंब दूरी, यानी वस्तु की दूरी। कहाँ से लेंगे अभी बताऊंगा। और स्मॉल f का मतलब है फोकस दूरी। स्मॉल f का क्या मतलब है भाई? फोकस दूरी। हाँ भाई, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब है बिंब दूरी, और स्मॉल f का मतलब है फोकस दूरी। कैपिटल F नहीं है, कैपिटल F होता है मुख्य फोकस, ध्यान रखिएगा। तो ये दूरी अब मापेंगे कहाँ से? तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ये आपने दर्पण बनाया था, ये इसका मुख्य अक्ष था। बीच का बिंदु, ये वाला जो बिंदु होता है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का बीच का बिंदु कहलाता है ध्रुव P। तो दर्पण के अंदर जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे, P से मापेंगे। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। यू का मतलब बिंब दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, या बोले तो बिंब तक की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी क्या कहलाती है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यदि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश करूँ तो देखिएगा भाई। जैसे ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है। ये बना दिया आपने कौन सा दर्पण भाई? अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। ये बिंदु हो गया P ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया अनंत। तो सुनो भाई, आपको पता है हमने वस्तु कहाँ रखी थी? अनंत पर रखी थी। C व अनंत के बीच, या C से परे जिसे बोलते हैं, C पर रखा था। F व C के बीच रखी थी, F पर रखा था। P व F के बीच रखा था। तो इमेज कैसे कैसे बने थे? पहला इमेज यहाँ बना था, है ना। दूसरा इमेज यहाँ बना था, तीसरा C पर बना था, चौथा C व अनंत के बीच बना था, पांचवा यहाँ बना था, है ना, छठा यहाँ बना था। और ऐसे अपने उत्तल दर्पण के लिए डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो ये तो क्या वस्तु है।
तो दर्पण के ध्रुव से, मानो कि वस्तु यहाँ पे रखी है C व अनंत के बीच में, तो दर्पण के ध्रुव से और वस्तु तक की दूरी, ये दूरी दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कहलाएगी बिंब दूरी। अगर वस्तु यहाँ पे रखी है मान लीजिए 5 नंबर की कंडीशन पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बिंब दूरी। कुल मिला के दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी या बिंब तक की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब प्रतिबिंब दूरी क्या है? मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये इमेज यहाँ पे बन रहा है ये वाला, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी। माना कि 6 नंबर की कंडीशन का देखो, दर्पण के इधर की तरफ बनता है, आभा से सीधा बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी। कुल मिला के दर्पण के ध्रुव से इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी उसे प्रतिबिंब दूरी बोला जाएगा। फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। ये तो मैंने आपको दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखवाई थी वहाँ पर भी लिखवाया था। मुख्य अक्ष लिखवाया था आपको ना, ध्रुव लिखाया था, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वारक, इस 7 डेफिनेशन लिखवाई थी। तो उन्हीं में से एक डेफिनेशन है फोकस दूरी। तो आई थिंक बात समझ में आ गई है ना। तो लिखवाने की आवश्यकता है कि इन चीज़ों को, मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को ईजिली समझ गए होंगे, है ना। तो प्रतिबिंब दूरी का मतलब क्या है? दर्पण के ध्रुव से इमेज तक की दूरी। बिंब दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। ठीक है, हाँ भाई, तो ये चीज़ें आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। आगे अपन बात करते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन। न्यू हेडिंग है अपनी आवर्धन। देखो आवर्धन का मतलब होता है बड़ा। अब क्या सेंस निकलेगा इसका? तो जो इमेज बनता है, जो भी आपके पास वस्तु है उसका जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, इसे हम बोलते हैं आवर्धन। भाई अवतल दर्पण जो होता है वस्तु का छोटा इमेज भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, और उत्तल दर्पण सदैव वस्तु छोटे बनाते हैं। तो कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसी को बोला जाता है आवर्धन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसकी परिभाषा। सबसे पहले इसकी क्या डिस्कस करेंगे अपन? परिभाषा डिस्कस करेंगे भाई। हाँ भाई, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा, वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा होता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि जो इमेज आपका बन रहा है वस्तु का, वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, उससे हम क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे। बात करते हैं प्रतीक कि आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है। तो भाई आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। क्लियर भाई? चलो आगे देखो। हाँ भाई, परिभाषा हो गया, प्रतीक हो गया। अब बात करते हैं सूत्र। तो देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। भाई जिससे तुलना की जाती है ना उसको हम नीचे रखते हैं। तो जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या वस्तु से कितना गुना छोटा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? वस्तु से, वस्तु की ऊंचाई से। तो जिससे कंपेयर किया जाएगा उसे नीचे रखते हैं, ठीक है। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। यदि मैं इसको शॉर्ट प्रतीक के रूप में लिखूं तो आवर्धन को दर्शाते हैं m से, तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं h डैश से और बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं h से। तो ये बात ध्यान रखिएगा भाई। हाँ, तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। यदि प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो m बराबर h डैश बटा h। ध्यान रखना h डैश इमेज की ऊंचाई है और h ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। देखो इसका एक सूत्र और होता है। ये तो m बराबर h डैश बटा h हो गया। यदि मैं इसको, जो बिंब दूरी है u है और प्रतिबिंब दूरी है v है, यदि इसके संदर्भ में लिखूं तो वहां से भी एक सूत्र निकल के आता है। तो पहले तो मैं लाइन लिख देता हूं कि आवर्धन को, ये आवर्धन प्रतिबिंब दूरी, आवर्धन प्रतिबिंब दूरी। एक मिनट में ये चेकआउट कर लेता हूँ कि ये वाला कलर विजिबल है ना, बिल्कुल दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। आवर्धन प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी से भी संबंधित होता है, से भी संबंधित होता है। तो सूत्र क्या बनेगा? देखो हमारा मूल सूत्र क्या है? m बराबर h डैश बटा h। यदि मैं इसको बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के संदर्भ में लिखूं तो सूत्र बनेगा माइनस v बटा u। इस बात का ध्यान रखिएगा। लो जी, m बराबर h डैश बटा h। h डैश मीन्स प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ऊपर लेंगे प्रतिबिंब दूरी, नीचे बिंब की ऊंचाई तो नीचे लेंगे बिंब दूरी, ठीक है। आगे माइनस लगाना ध्यान रखिएगा। m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u। कुल मिला के हमारे तीन सूत्र हुए एक प्रकार से देखे तो। पहला m बराबर h डैश बटा h, दूसरा m बराबर माइनस का v बटा u। अरे जब ये दोनों बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना। और एक हमारा h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u, ये भी हो सकता है ना। तो हम सूत्र कैसे यूज करेंगे? हमारे ये वाला सूत्र लगेगा या ये वाला सूत्र लगेगा या ये वाला सूत्र लगेगा, ये मैं जस्ट अभी न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करवाऊंगा, उस समय आपको बताएंगे। तो आई थिंक बात समझ में आ गई आपके। चलो कलर सेलेक्ट करने दीजिए भाई एक बार मेरे को अच्छा सा। हाँ जी, तो परिभाषा हो गया, प्रतीक हो गया, सूत्र हो गया। अब बात कर लेते हैं मात्रक। हाँ भाई, तो देखिए जो आवर्धन होता है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आवर्धन क्या है? समान राशियों का अनुपात है। ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई। तो ये ऊंचाई मान लीजिए आपने मीटर में माना तो ये भी मीटर में होगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। यदि ये दूरी मीटर में, ये मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा। भाई मात्रक तो आप लोग सेम मिलेंगे।
या तो दोनों का मीटर में या सेंटीमीटर में, जो भी लेंगे सेम होंगे, तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे अपन मेंशन कर सकते हैं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे सुनना भाई, मैं यहाँ पे कुछ नोट मेंशन करने वाला हूँ, 4 नोट लिखूंगा। मैं अभी केवल लिख रहा हूँ, आपके थोड़ा समझ में कम आएगा। इसके बाद में एक हेडिंग लिखवाने वाला हूँ, एक टॉपिक अपन छोटा सा लेंगे, चिन्ह परिपाटी। वो टॉपिक जब मैं लिखवाऊंगा जस्ट इसके बाद, तब जाके 4 नोट आपके इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, पहला नोट क्या है, आवर्धन का मान। देखते जाना, फिर मैं समझाऊंगा एक एक चीज। आवर्धन का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वह 1 से अधिक भी हो सकता है, वह 1 से अधिक भी हो सकता है, तथा धनात्मक भी हो सकता है, तथा धनात्मक भी हो सकता है, वह ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या होता है क्या नहीं होता है अभी आपके समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आवर्धन का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है भाई, पहला नोट है, नोट नंबर फर्स्ट है ये ना। ये कलर विजिबल तो है ना भाई, ये वाला जो कलर है दिख रहा है साफ साफ, बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, नोट नंबर सेकंड, अब बात कर लेते हैं कि प्लस कब माना जाएगा, माइनस कब माना जाएगा, 1 कब होगा, 1 से कम कब होगा, 1 से अधिक कब होगा, वो सारी बातें कर लेते हैं। तो सुनना भाई, m का मतलब आवर्धन। यदि आवर्धन पॉजिटिव है, आवर्धन पॉजिटिव है, तो आवर्धन पॉजिटिव तभी होगा जब आपका प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब, ध्यान रखना मैं ये दर्पण के लिए बात कर रहा हूँ, आगे लेंस वाला टॉपिक आएगा वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो समझने की कोशिश करना। जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। m का मान, आवर्धन का मान पॉजिटिव तब होगा जब आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। और m बराबर नेगेटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, नोट नंबर सेकंड, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना भाई। नोट नंबर 3 देखो, नोट नंबर 3, यदि प्रतिबिंब का आकार, भाई पहले तो आपने प्लस माइनस की बात कर ली, अब नंबर की बात करते हैं कि m बराबर 1 कब होगा, 1 से कम कब होगा, 1 से अधिक कब होगा। यदि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार छोटा है, किससे, बिंब के आकार से, तो
का मान 1 से कम होगा। ठीक है, यदि प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से तो m का मान 1 से कम होगा। आगे सुनना, यदि प्रतिबिंब का आकार बराबर है किसके, बिंब के आकार, यानी दोनों का साइज बराबर है, वस्तु की साइज भी बराबर है और इमेज की साइज भी बराबर है, तो m बराबर 1 होगा, तो आवर्धन का मान 1 माना जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, यदि प्रतिबिंब का आकार बड़ा है किससे, बिंब के आकार से, यानी जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का वो बड़ा है, तो m का मान, m का मान 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। अब कितना होगा ये अपन सवाल सोल्व करेंगे तब पता लगेगा। जो कंडीशंस, जो आपको डाटा दिया जाएगा, जो वैल्यू दी जाएगी, जो मान दिया जाएगा, उसके हिसाब से बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बता दूं, यदि m का मान 1 है तो वस्तु की साइज और इमेज की साइज बराबर है। यदि m का मान 1 से कम है इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। यदि m का मान 1 से ज़्यादा है इसका मतलब इमेज की हाइट वस्तु की हाइट से ज़्यादा है। यदि m अब कितना ज़्यादा है, जैसे m बराबर 2 आ गया, इसका मतलब जो इमेज है ना वस्तु की डबल है। यदि वस्तु 4 सेंटीमीटर की है तो ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर का होगा। यदि m बराबर 3 है तो इमेज की हाइट वस्तु की 3 गुनी है। कितना, जैसे वस्तु मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की है तो जो इमेज है वो 6 सेंटीमीटर का होगा। बात समझ में आई? चलो, तो ये 3 चीज़ पहले मैंने आपको लिखवा दी। अब मेरी बात सुनना, अब बात करते हैं दोनों दर्पण की कि उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है, प्लस में होता है कि माइनस में होता है, और अवतल का कैसा होता है। मैं ये नोट और लिख रहा हूँ, फिर सारी चीज़ें चारों नोट मैं आपको अभी जो हेडिंग लिखवाऊंगा चिन्ह परिपाटी वहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। पहले मैं नोट नंबर 4 की बात कर लेता हूँ। नोट नंबर 4, इसमें पहले बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। हाँ भाई सुनिएगा, उत्तल दर्पण के आवर्धन का मान, उत्तल दर्पण के आवर्धन का मान सदैव 1 से कम तथा सदैव 1 से कम तथा धनात्मक होता है। सदैव 1 से कम तथा धनात्मक होता है। यह है उत्तल दर्पण की बात। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण के आवर्धन का मान एक से कम भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वह 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, तथा धनात्मक भी हो सकता है, वह ऋणात्मक नेगेटिव भी हो सकता है। तो
उत्तल दर्पण के आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। जबकि अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान 1 से कम, लेस देन 1, इक्वल टू 1 यानी 1 के बराबर, या 1 से अधिक, मोर देन 1, 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये सारी बातें मैंने कैसे लिखी, जो चारों नोट मैंने लिखे हैं, इनकी बारी है, इनको समझने की बारी है। तो इनको अपन समझेंगे। एक छोटी सी हेडिंग लिख रहा हूँ पहले मैं, और वो अपनी हेडिंग है चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। पहले चिन्ह परिपाटी का मतलब समझो। देखो, आपने दर्पण सूत्र पढ़ा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक सूत्र आपने ये देखा है। एक आपने आवर्धन का देखा था m बराबर h डैश बटा h। ये इसको कह सकते हैं m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u, है ना। तो ये सूत्र आपने पढ़े थे अभी अभी। तो जो v है ना, v कहीं पर हम इसको प्लस लेंगे, कहीं पर माइनस लेंगे। जो u है इसको कहीं पर प्लस या माइनस, है ना। हालांकि u हमेशा माइनस होगा, u तो हमेशा माइनस होगा। u को माइनस लेंगे, v को कहीं पर प्लस लेंगे, कहीं पर माइनस लेंगे, u को माइनस लेंगे, f को कहीं पर प्लस, कहीं पर माइनस। वैसे ही m को कहीं पर अपन प्लस लेंगे, कहीं पर माइनस लेंगे। वैसे h डैश को, h डैश तो हमेशा ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। h को हमेशा हम प्लस लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आ गई। v आ गया, u आ गया, f आ गया, m आ गया, h डैश h आ गया। तो v को हम कहीं पर प्लस मानेंगे, कहीं पर माइनस मानेंगे, u को हम माइनस ही मानेंगे, f को प्लस मानेंगे, कहीं माइनस मानेंगे, m को कहीं प्लस मानेंगे, कहीं माइनस मानेंगे, h डैश को कहीं पर प्लस लेंगे, कहीं पर माइनस लेंगे, और h को हमेशा प्लस लेंगे। तो ये कैसे लेंगे, ये चीज़ें सिखाई जाती है, ये चीज़ें सीखी जाती है चिन्ह परिपाटी के अंदर। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको डिटेल से, कॉन्सेप्ट से, आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखिएगा। हाँ भाई सुनिएगा। यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये तो आपने बना दिया कौन सा दर्पण, ये तो आप, एक मिनट, ये तो हो गया आपका उत्तल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। चलो थोड़ा सा मैं इनको दूर बनाता हूँ भाई। यहाँ पे आ जाओ भाई, आप भाई साहब यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ जी। चलो देखना, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखो, ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका P, ये बिंदु आपका F, ये बिंदु आपका C, और ये अनंत, है ना। ये बिंदु आपका F, ये बिंदु C, और ये अनंत। अवतल दर्पण में ये आपका P, ये आपका F, ये आपका C, और ये आपका अनंत। ये होता है ना। पहली चीज़ सुनिएगा, मुझे ये बताओ, जैसे ये आपका दर्पण है, ये बिल्कुल आपकी स्मूथ सरफेस है जिसमें हम देखते हैं, और पीछे को पॉलिश है। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, जो पॉलिश है उसके तरफ रखेंगे, उसके अपोजिट रखेंगे, पॉलिश के अपोजिट, यानी जिसमें जो चमकदार हिस्सा होता है, जिसमें दिखता है। तो ये वाला हिस्सा है, देखो पीछे की तरफ, तो ये तो पॉलिश हो रही है। तो मुझे बताओ, हम वस्तु को इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, इधर रखेंगे ना। तो चिन्ह परिपाटी का जो पहला नियम होता है वो ये होता है, देखो ये है, एक बात और समझना। ग्राफ वाले सवाल करते हैं आप लोग सोल्व, बिल्कुल ग्राफ ऐसा ही होता है। ये बिंदु होता है आपका O, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ये अक्ष होता है आपका x अक्ष, और ये होता है आपका y अक्ष, होता है ना। लेकिन मूल बिंदु के इधर प्लस x माना जाएगा, और इधर माइनस x माना जाएगा। मूल बिंदु के ऊपर प्लस y माना जाएगा, नीचे माइनस y माना जाएगा। आप लोग मैथ में सवाल सोल्व करते हो, आपने देखा होगा, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। यदि मैं मूल बिंदु के इधर जाऊं तो प्लस x, इधर आऊं माइनस x, ऊपर जाऊं प्लस y, नीचे जाऊं माइनस y। कुल मिला के
ग्राफ में जितनी भी दूरियां हैं वो सब हमारा जो मूल बिंदु है ओ, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से मापी जाती है। वैसे ही ध्यान रखिएगा दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यानी दर्पण में मूल बिंदु कौन होगा? ध्रुव होगा, P होगा। ये बात समझ में आई? तो सुनो, तो ध्रुव के ये वाला हिस्सा हो जाएगा बाईं ओर, भाई ये हिस्सा बायां कहलाएगा और ये हिस्सा दायां कहलाएगा। वैसे देखो इसमें ये हिस्सा बायां, ये हिस्सा दायां, तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। वस्तु को हमेशा यहाँ पे रखेंगे ना अपन। वस्तु की पोजीशन ये होगी, चिकने वाले जो चमकदार हिस्सा है उस तरफ रखेंगे। तो पहला पॉइंट, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। आई थिंक पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा पॉइंट, अब वस्तु आपको कब दिखाई देगी? जब प्रकाश की किरण आएगी उससे टकराएगी, है ना। तो प्रकाश की किरण किधर से आएगी? जिस तरफ वस्तु रखी है, तो प्रकाश की किरण भी बाईं ओर से आएगी भाई, है ना। प्रकाश किरण दर्पण के बाईं ओर से, दर्पण के बाईं ओर से आपतित, आपतित का मतलब होता है आना या गिरना, आपतित होती है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। दर्पण के बाईं ओर से आएगी प्रकाश किरण। क्या दोनों बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट देखना, जैसे ग्राफ में सभी दूरियां मूल बिंदु O से मापी जाती है, वैसे ही दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी P से मापी जाती है। आई थिंक ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। अब सुनो भाई, असली खेल अब चालू होता है। जैसे इसके इधर की तरफ तो प्लस लिया जाएगा, इसके इधर माइनस लिया जाएगा, ऊपर प्लस लिया जाएगा, नीचे माइनस लिया जाएगा। वैसे मुझे ये बताओ कि हम वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, वस्तु हमेशा हमारी यहां पर होगी, है ना। वस्तु चाहे दर्पण आपका उत्तल हो चाहे दर्पण आपका अवतल हो, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, यानी इधर रखा जाएगा। और आप लोग जानते हो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, जिसको हम U से दर्शाते हैं। तो मुझे बताओ जो U का मान होगा ये हमेशा माइनस में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वस्तु को हम इधर रखेंगे, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो दर्पण के ध्रुव से इधर हम जो दूरी मापेंगे, वस्तु इधर है तो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, सभी दूरियां किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो U का मान हमेशा माइनस में होगा। तो पहले मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की, चलो पहले दाएं लिख लेते हैं, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर यानी इधर दाईं ओर, या क्या बोल सकते हैं प्लस x अक्ष के अनुदिश। बात ठीक है ना भाई, ये वाले सब प्लस x ये माइनस x, ऊपर प्लस y नीचे माइनस y। तो दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर यानी प्लस x अक्ष के अनुदिश, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर यानी प्लस x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है तथा बाईं ओर का मतलब क्या है? माइनस x अक्ष के अनुदिश, बाईं ओर यानी माइनस x अक्ष के अनुदिश
अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है या मानी जाती है। तो ये तो एक्स अक्ष की बात हो गई, प्लस एक्स प्लस में, माइनस एक्स माइनस में। वैसे यदि मैं ऊपर नीचे की बात करूं यानी वाई एक्स की बात करूं तो दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर, दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर यानी प्लस वाई अक्ष के अनुदिश दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती है। और मैं नीचे की बात करूं माइनस वाई तो नेगेटिव में ली जाएगी तथा नीचे की ओर यानी माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां नेगेटिव मानी जाती है या ली जाती है। तो आई थिंक ये पांचों पॉइंट आपके इजीली समझ में आ गए होंगे कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, बिल्कुल बाईं ओर रखते हैं, जिधर वस्तु रखेंगे उधर से प्रकाश से किरण आएगी। ठीक है, दर्पण से संबंधित सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यदि बात करें हम दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर तो सभी दूरियां प्लस, क्योंकि ये प्लस एक्स होगा, बाईं ओर माइनस क्योंकि ये माइनस वाई एक्स होगा, माइनस एक्स अक्स होगा। आगे यदि मैं दर्पण के ध्रुव से ऊपर की तरफ जाऊं तो प्लस वाई एक्स सभी दूरियां प्लस मिलेंगे, नीचे आऊं तो माइनस वाई एक्स सभी दूरियां माइनस मिली जाएगी। अब मेरी बात सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूं सुनो। जैसे इस सूत्र आपके कौन कौन से थे, पहला तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ ना, फिर बात करेंगे अपन जो m बराबर h'/h होता है या m बराबर माइनस का v/u है ना, ये h'/h बराबर माइनस का v/u। तो देखो u होगा ना, u ये सदैव नेगेटिव होगा। क्यों होगा, देखो जो वस्तु है u का मतलब क्या है, बिंब दूरी, और कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। तो वस्तु को हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर, और जब ध्रुव के बाईं ओर जाएंगे, दूरी किस में ली जाएगी, माइनस में, क्योंकि ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स अक्ष। और वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, ये बात मैंने देखी भी है, सदैव दर्पण के बाईं ओर। तो u को हमेशा नेगेटिव लेना है, ये बात गांठ बांध लेना। ठीक है, आगे देखो v। अब v होगा ना, सुनना मेरी बात, v क्या होगा, देखो v यदि मैं अवतल दर्पण की बात करूं, तो अवतल दर्पण के लिए v का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। v का मान अवतल दर्पण के लिए प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस में कब होगा, प्लस में तब होगा जब प्रतिबिंब कैसा होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी बताऊंगा। v का मान अवतल दर्पण के लिए प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस में कब लिया जाएगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, और माइनस में तब लिया जाएगा, एक मिनट उल्टा बोल दिए भाई, एक मिनट रुकना, प्लस इसको माइनस करो यहाँ पे, सॉरी एक मिनट। देखो अवतल दर्पण के लिए जब वास्तविक उल्टा होगा कब होगा, जब माइनस में होगा। अवतल दर्पण के लिए v का मान यदि माइनस होगा तो तब होगा जब इमेज वास्तविक उल्टा होगा, और प्लस में तब होगा जब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। ठीक है,
उत्तल दर्पण की बात कर लेता हूँ, फिर मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए V का मान हमेशा प्लस में होगा, हमेशा प्लस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव आभासी व सीधे बनते हैं, आभासी व सीधे। अब सुनिएगा भाई, देखो ये मैंने बनाया आपका अवतल दर्पण बना दिया, ये हो गया मुख्य अक्ष। चीज को समझने की कोशिश करना भाई। ये हो गया आपका, एक मिनट में थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं ना, यहाँ पे देखो ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये बिंदु P, ये बिंदु F, ये बिंदु C और ये अनंत। ठीक है, वस्तु कहाँ के हो सकती है? अनंत पर हो सकती है, C व अनंत के बीच हो सकती है, C पर हो सकती है, F व C के बीच हो सकती है, F पर हो सकती है, P व F के बीच हो सकता है। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? जो वस्तु अनंत पर है वो F पर बनेगा, जो वस्तु C व अनंत के बीच है, C व अनंत के बीच वह F व C पर बनेगा, F व C के बीच बनेगा। जो वस्तु C पर है वो C पर ही बनेगा, जो वस्तु F व C के बीच है वो C व अनंत के बीच बनेगा, जो वस्तु F पर है उसका इमेज अनंत पर बनेगा, और जो वस्तु P व F के बीच है उसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से देखो ये प्रतिबिंब है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी यानी V कहलाएगा, अरे कहलाएगा ना। और यहाँ से देखो ये भी V है, यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी, इसकी बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। अब मुझे एक बात बताओ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इधर भी बन रहे हैं, इधर भी बन रहे हैं। जब इधर बनेगा तो यहाँ से जब इधर आएंगे दूरी किस में ले जाएगी? माइनस में ले जाएगी। तो अवतल दर्पण के लिए माइनस में भी हो सकता है V का मान, इधर जाएंगे दर्पण के ध्रुव से प्लस में भी हो सकता है। लेकिन मुझे बताओ कि सारे के सारे इमेज वास्तविक उल्टे हैं क्या? बिल्कुल है, यानी माइनस में तब होगा जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। देख सकते हैं पूरे 5 इमेज वास्तविक उल्टे हैं जो इधर को बन रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए V का मान माइनस तब लिया जाएगा जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। बात समझ में आई? और ये देखो ये आभासी व सीधा होता है, एकमात्र इमेज है जो आभासी व सीधा है, तो प्लस में जब प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा। अब बात करते हैं आपका उत्तल दर्पण। तो ये लो आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, है ना। ये बिंदु आपका P, F, C अनंत, वस्तु वही कंडीशन अनंत पर होगा, C व अनंत के बीच, C पर, F व C के बीच, F पर, P व F के बीच। हमने क्या किया था, सारे के सारे जो इमेज थे ना वो यहाँ पर बने थे, अरे बने थे ना, पूरे 6 इमेज आपके यहाँ बने थे, 3, 4, 5, 6 इधर की तरफ बने थे, इधर की तरफ, और इधर की तरफ दर्पण के ध्रुव से इधर जाएंगे दूरी किस में आएगी? प्लस में आएगी। तो उत्तल दर्पण के लिए जो V है हमेशा प्लस में होगा। और मुझे बताओ क्या सारे के सारे आभासी सीधे हैं क्या? बिल्कुल हैं। तो आभासी व सीधा, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो V का मान कब प्लस में कब माइनस में? U हमेशा माइनस में होगा। अब बात कर लेते हैं F की, अब बात कर लेते हैं अपन 1 मिनट F की, यानी फोकस दूरी। F की बात कर लेते हैं अपन। देखो F की बात करते हैं, तो जो F है ना, मैं अवतल दर्पण की बात करता हूँ। तो अवतल दर्पण के लिए जो F है ना वो हमेशा माइनस में होगा, हमेशा माइनस में होगा। और जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। 1 मिनट में वीडियो भी देख लेते हो भाई, प्रॉपर चल तो रहे ना, कहीं कुछ मिसमैच हो जाए और दिक्कत हो जाए ना, और अपन बोलते रह जाए। देखिए काफ़ी लंबे टाइम से क्लास चल रही है, मैंने आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन मैं एक बार बीच में थोड़ा सा आपको ब्रेक लूँगा और मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक करना। मेरे हिसाब से इतना प्यार से, इतना कॉन्सेप्ट से शायद आपने टीचर को समझाते हुए देखा हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाहर बरसात हो रही है, हम पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास ली जा रही है।
देखिए f का मान अवतल दर्पण के लिए हमेशा माइनस में होगा, उत्तल के लिए हमेशा प्लस में होगा। क्यों? सुनिएगा। मुझे बताओ उत्तल दर्पण अवतल दर्पण गोलीय दर्पण होते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये दोनों क्या होते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं, किसी गोले के भाग होते हैं। मैंने आपको दर्पण जब टॉपिक स्टार्ट किया था तब ये तरीका बताया था। गोलीय दर्पण बना दिया, बीच में से दो भाग कर दो, राइट हैंड साइड पॉलिश कर दो, ये लो राइट हैंड साइड पॉलिश कर दो। तो ये कौन सा दर्पण बना था आपका? ये उत्तल दर्पण बना था। ये कौन सा बना था? ये आपका अवतल दर्पण बना था। ये कौन सा बना था? अवतल बना था। यानी ये तो आपका उत्तल हो गया और ये आपका अवतल हो गया। ये आपका उत्तल और ये आपका अवतल। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपकी, आ रही है ना? अब देखो भाई, ये उत्तल ये अवतल, ये बिंदु P कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ये बिंदु P कहलाएगा ना, यानी इसका ध्रुव। और ये बिंदु क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। अरे P कहलाएगा ना। और देखो ये गोला है तो इसका सेंटर होगा ये सेंटर होगा। यानी मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये P होगा इसका उत्तल का, ये अवतल का P हो गया और ये सेंटर हो गया। सेंटर और ध्रुव दोनों के बीच की दूरी आपकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का बीच का बिंदु कहलाता है आपका मुख्य फोकस। ये आपकी वक्रता त्रिज्या, ये भी आपकी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का बीच का बिंदु ये कहलाता है आपका क्या? आपका मुख्य फोकस। और P व F के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। P व F के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। अब सुनिएगा, दर्पण में सभी दूरी किससे मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। यानी मैं जब फोकस दूरी को मापूंगा तो दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ? दाईं ओर जा रहा हूँ ना, मैं इसको प्लस मान लो, इसको प्लस मान लो। तो ये जो दूरी है ये वाली, ये तो फोकस दूरी है, इसको मैं ध्रुव के दाईं ओर जा रहा हूँ। तो दाईं ओर जाने पर उत्तल दर्पण के लिए F का मान प्लस हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखो ये प्लस मान लीजिए आप लोग, ये जो फोकस दूरी है स्मॉल f, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये कब मापूंगा? ध्रुव से बाईं ओर आऊँगा, इससे इधर आऊँगा, और इधर जाने वाली ये देखो ना, इधर आने वाली दूरी माइनस में होती है, इसलिए F का मान माइनस में हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में और उत्तल दर्पण के लिए प्लस में। ऑलराइट, चलो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। प्लस क्यों लिया जा रहा है, माइनस क्यों लिया जा रहा है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वापस अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो देखो भाई, V का प्लस का माइनस हो गया, U हमेशा माइनस, F अवतल के लिए माइनस, उत्तल के लिए प्लस। अब बात करते हैं M। पहले H डैश की बात कर लेते हैं। H डैश का मतलब क्या है? पहले अपन H की बात करते हैं। H का मतलब क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ये हमेशा प्लस में होगी, हमेशा प्लस में होगी। क्यों होगी? देखो हमेशा प्लस में होगी, दर्पण कोई सा भी हो। ये आपका अवतल दर्पण हो गया था, सॉरी उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, है ना। हम वस्तु को ऐसे रखते थे ना, हम वस्तु को ऐसे तो रखते हैं ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ। और मुझे बताओ, मैं इस ध्रुव से P से ऊपर जाऊंगा, P से ऊपर जाऊंगा, दूरी किस में आती है? प्लस में। तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर का मतलब है वस्तु की ऊंचाई। तो H का मान हमेशा किस में लिया जाएगा? प्लस में लिया जाएगा। H का मान हमेशा किस में लिया जाएगा? प्लस में लिया जाएगा। अब मैं H डैश की बात कर लेता हूँ। H डैश, तो H डैश में पहले मैं बात करता हूँ अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए H डैश का मान माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, प्लस में भी, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। माइनस में कब होगा? अवतल दर्पण के लिए H डैश का मान माइनस में तब होगा जब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। अगेन वापस समझाऊंगा। और प्लस में तब होगा जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ठीक है। उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि इमेज कैसा बनता है? जो प्रतिबिंब होगा
वो हमेशा आभासी व सीधा बनता है। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा है, तो अगेन वो डायग्राम बना के मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, ये आपका उत्तल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। ये बिंदु P, ये बिंदु F, ये बिंदु C, ये अनंत, ये बिंदु F, ये C और ये अनंत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये बिंदु P, ये F, ये C और ये अनंत। देखना अवतल दर्पण में क्या हुआ था, एक इमेज यहाँ बना था पहला, दूसरा यहाँ बना था, तीसरा यहाँ बना था, चौथा यहाँ बना था, पांचवा यहाँ बना था और छठा यहाँ बना था। हम ऊंचाई कैसे मापेंगे, हम ऊंचाई मापेंगे यहाँ से, ये इमेज है तो इमेज की ऊंचाई कैसे मापेंगे, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ आएंगे, भाई यहाँ से कितना नीचे की तरफ है। और जब हम ध्रुव से या मुख्य अक्ष से नीचे आते हैं यानी माइनस वाई एक्स, दूरी किस में आएगी, माइनस में। तो 5 इमेज बनते हैं इसमें उल्टे, अवतल दर्पण में 5 इमेज बनते हैं वास्तविक व उल्टे यानी नीचे, तो दूरी ऊंचाई किस में आएगी, माइनस में। एक इमेज बनता है सीधा, तो दूरी मापेंगे हम ऐसे, भाई ये आपका मुख्य अक्ष है, इससे ऊपर जाएंगे ऊंचाई प्लस में, नीचे आएंगे ऊंचाई माइनस में। तो ये उल्टे हैं तो नीचे आएंगे ना, तो इनके लिए माइनस हो गया, यानी माइनस तब होगा जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। और इसके लिए ऊपर जाएंगे यानी प्लस में तब होगा जब इमेज कैसे बनेगा, आभासी सीधा। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में सारे के सारे इमेज यहाँ बनते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनते हैं, आभासी सीधे होते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस में आएगा क्योंकि इमेज कैसे बनता है, आभासी व सीधा बनता है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। हाँ भाई, देखिए, ओहो, तो हाँ भाई देखो, तो V का, U का, F का, H डैश का, H का, ये सारे खेल खत्म। अब बात करते हैं M का मतलब। M मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया था, है ना। उत्तल दर्पण के लिए M का मान हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अवतल के लिए 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे हो सकते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं पेज नेक्स्ट ले लेता हूँ, नहीं इसी में लिख लेते हैं ना। हाँ भाई, यहाँ पे देखो, इधर देखना, मैं दोनों फिगर बना देता हूँ पहले अगेन, और भी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं भाई, है ना। वैसे हम अच्छा ही बनाते हैं नो डाउट, बट और अच्छा बना देते हैं, और अच्छा बना देते हैं, ठीक है। चलो बनाओ, जैसा बनाओ वैसा बनाओ। देखो, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये बिंदु P, ये बिंदु F, ये बिंदु C और ये अनंत। वैसे ये F, ये C और ये अनंत, ठीक है। सेम ये P, ये F, ये C और ये अनंत, ठीक है ना भाई। चलो समझने की कोशिश करना। उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पर हो सकती है, C से परे यानी अनंत व C के बीच हो सकती है, C पर हो सकती है, F व C के बीच हो सकती है, F पर हो सकती है, P व F के बीच हो सकती है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो वगैरह प्रॉपर चल रहा है ना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो जाए। सेम यहाँ पर वस्तु अनंत पर हो सकती है, C व अनंत के बीच हो सकती है, C पर हो सकती है, F व C के बीच हो सकती है, F पर हो सकती है, F व P के बीच हो सकती है। ये हमने वस्तु की स्थिति बना दी, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में सारे के सारे इमेज यहाँ बने थे ना, 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे कैसे थे, छोटे थे वस्तु से, और कैसे थे, आभासी व सीधे थे, क्लियर। जबकि अवतल दर्पण में देखो क्या था, पहला इमेज यहाँ बना था, सेकंड यहाँ बना था, तीसरा यहाँ बना था, चौथा यहाँ बना था, पांचवा यहाँ बना था, छठा यहाँ बना था। ये दोनों वस्तु से छोटे होते हैं, ये वस्तु के समान होते हैं, ये दोनों वस्तु से बड़े होते हैं,
ये भी वस्तु से बड़ा होता है। दूसरी बात, ये सारे के सारे कैसे थे, वास्तविक व उल्टे थे, जबकि ये कैसा था, आभासी व सीधा था। अब सुनिएगा आप लोग, जो m है ना, m ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये आपको ये देखना है। यदि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है तो माइनस में लेना है, दाईं ओर है तो प्लस में लेना है। ठीक है भाई, यदि ध्रुव के बाईं ओर है प्लस में, यदि यहाँ से इधर आएंगे माइनस में, इधर जाएंगे प्लस में। अब सुनना, उत्तल दर्पण में सारे के सारे इमेज इसके दाईं ओर बन रहे हैं, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर। तो मुझे ये बताओ कि m का मान उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे इमेज ध्रुव के दाईं ओर बन रहे हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण के लिए m का मान हमेशा प्लस में होगा। पहले चीज क्लियर। जबकि अवतल दर्पण में ध्रुव के दाईं ओर भी बन रहे हैं, एक इमेज दाईं ओर बन रहा है और 5 इमेज बाईं ओर बन रहा है, तो यहाँ पर तो m का मान प्लस लिया जाएगा और यहाँ पर m का मान माइनस लिया जाएगा। दैट मीन्स अवतल दर्पण के लिए m का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट, ये बीच बीच में भाई थोड़े से ना अवरोध आ जाते हैं। हाँ, तो उत्तल दर्पण के लिए m का मान हमेशा प्लस में होगा, अवतल के लिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्लस 1 कब होगा, 1 से कम कब होगा, 1 से अधिक कब होगा। तो देखो, यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है तो m का मान 1 से कम होगा। अब मुझे बताओ, ये जो उत्तल दर्पण है इसमें जितने भी इमेज बने थे सारे वस्तु से छोटे थे, सारे के सारे। तो उत्तल के लिए m का मान हमेशा 1 से कम होगा कि नहीं होगा। 1 से कम होने का मतलब है इमेज की हाइट वस्तु की हाइट से कम होना। तो उत्तल दर्पण में सारे के सारे इमेज वस्तु से छोटे बनते हैं, इसलिए m का मान 1 से कम होगा। तो मैंने जो नोट लिखवाया था ना, नोट नंबर 3, उसमें नोट नंबर 4 में यही बात लिखवाई थी कि उत्तल दर्पण के m का मान, आवर्तन का मान हमेशा 1 से कम व धनात्मक होता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो, ये दोनों इमेज वस्तु से छोटे हैं तो m का जो मान होगा 1 से कम होगा इन दोनों के लिए। ये वस्तु के बराबर है तो m का मान 1 के बराबर होगा। ये और ये वस्तु से बड़े हैं तो m का मान 1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए m प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। तो नोट नंबर 4 में आगे मैंने ये बात लिखवाई थी कि अवतल दर्पण के लिए m का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही देखेंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना, ये वी के, यू के, एफ के, एच डैश, एच एम ये मान दिए जाएंगे और वहाँ पर अपन चिन्ह परिपाटी यूज़ करेंगे, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। तो वीडियो कैसे लगा लाइक करके अवश्य बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करना है। थैंक यू।